वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z of chemistry। हम पढ़ रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर और आज है इसका लेक्चर नंबर 7। बट प्लीज मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हो। पिछले कुछ लेक्चर से हम डिस्कशन कर रहे हैं मिक्सचर्स पे। मिक्सचर्स को हमने क्लासिफाई किया सबसे पहले होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में। होमोजेनस मिक्सचर्स हमेशा ही सॉल्यूशंस होते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर सस्पेंशन हो सकते हैं, कोलॉइड्स हो सकते हैं। फिर हमने डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग शुरू की इनटू द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद हमने सॉल्यूशंस पे डिटेल्ड डिस्कशन शुरू की। और सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहले तो हमने यही अंडरस्टैंड किया कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी सीखा कि कैसे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट को डाला, कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में डाला उससे हमें पता लगा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। और उसको एक्सप्रेस करने के डिफरेंट वेज को हमने पिछले लेक्चर में सीखा। तो आज अभी हम इस डिस्कशन को आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। हम सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन के रिलेशन में और 3 नई टर्म्स आज सीखने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी व्हाट डू वी मीन बाय अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, what do we mean by an unsaturated solution, and what do we mean by a supersaturated solution, which is going to be very important for your understanding। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको कुछ भी लगे कि आपको हमारे साथ शेयर करना है तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे पोस्ट कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सीखते हैं कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो पिछले लेक्चर से ही वापस कंटिन्यू करते हुए हमने अंडरस्टैंड किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। और पिछले लेक्चर में हमने 3 वेज सीखे थे इसको मेजर करने के लिए, ठीक है। अब इसको एक बार ही हम दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास है एक ग्लास, ग्लास में है 50 ml वाटर और उसमें हमने डाला है 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का, ठीक है। बन गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक यूनिफॉर्म सा ब्लू कलर का मिक्सचर बन गया। ओके, अब इसके बाद हमने क्या किया, 50 ml वाटर लिया, उसमें 10 चम्मच हमने कॉपर सल्फेट के डाले। आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे हैं और आप लोगों को मालूम है कि क्या फर्क होता है। फर्क होता है कि ये वाला जो कलर होगा ये डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट का अमाउंट थोड़ा ज्यादा ऐड कर दिया है, ठीक है। मगर ये फिर भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर रहेगा, एक होमोजेनस मिक्सचर रहेगा, ये एक सॉल्यूशन रहेगा बिकॉज कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्स इन वाटर, राइट। अब कहानी आगे की ये है कि मैंने 10 चम्मच डाले, मैंने उसके बाद 20 चम्मच डाले, वो भी घुल गए। मगर एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद कॉपर सल्फेट और ज्यादा वाटर में डिसॉल्व नहीं करेगा। क्यों डिसॉल्व नहीं करेगा? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वो लिमिटेड है, वो तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर हम वो बढ़ा नहीं रहे हैं, सकते हैं कैसे सकते हैं वो भी आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। बट अगर वो हम उनको बढ़ा नहीं रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही पानी को हमने कुछ नहीं किया, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वो तो फिक्स्ड हैं। अब उसके अंदर हम कॉपर सल्फेट को डालते जा रहे हैं और वो उस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसेस को ऑक्यूपाई भी करते जा रहे हैं। बट एक ऐसा टाइम तो आएगा कि वो जो सारी स्पेसेस हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी। अब और स्पेसेस ही नहीं बचेंगी तो कॉपर सल्फेट जब हम डालेंगे तो उसका होगा क्या? होगा ये कि वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा और वो आपको यहाँ पे नीचे एज अ रेजिड्यू दिखाई देगा, एज अ प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, ठीक है। तो वो आपको कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इनको रेड कलर से ही मार्क कर दूं तो हम आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ पार्टिकल्स कॉपर सल्फेट के दिखाई देंगे,
ठीक है, ये कब होगा? ये तब होगा जब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितनी भी स्पेसेस प्रेजेंट थी वो सारी की सारी ऑक्यूपाई हो जाएंगी और उसमें कॉपर सल्फेट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इस टाइम पे जब हम और कॉपर सल्फेट पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते, वेल उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। So a solution is said to be a saturated solution if the solute dissolved in it has come to a limit of it and no more solute can be dissolved. ठीक है, समझ में आया? जिस टाइम पे एक भी पार्टिकल आपको दिखाई देने लग गया कि इसके अंदर है, वेल उससे पहले एक पार्टिकल से पहले वाला जो सॉल्यूशन था दैट वाज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसके बाद और लिमिट नहीं थी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की। समझ में आ गया? ओके। Concentration of the solution क्या है? Concentration of the solution is the amount of solute present in a given amount of the solution. ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। और आज अब जो अंडरस्टैंड आपको करना है वो है सबसे पहले कि जो अमाउंट है सोल्यूट का अगर वो कम होगा तो हम उस सोल्यूशन को कहेंगे एक डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर उसका अमाउंट सोल्यूट का ज्यादा होगा तो हम उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। थोड़ी दो टर्म्स और सीख ली हमने। और उसके बाद आज जो हमने सीखा है वो है सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड सोल्यूशन if the amount of solute dissolved in it has come to a limit of it and no more solute can be dissolved. ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब उसके बाद जो कंसंट्रेशन या जो अमाउंट ऑफ द सोल्यूट होता है इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको हम बोलते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना हमने सोल्यूट का अमाउंट डाला है या जितनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट and this is going to be constant at a fixed temperature and pressure. ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट के लिए कितना उसमें हम सोल्यूट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे डाल सकते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसेस उस टेम्परेचर प्रेशर पे फिक्स्ड होंगी। ठीक है, समझ में आया? सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in 100 gram of the solvent at a given temperature. ठीक है, वो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का जिसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट के एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी. Okay, so solubility of a solute at T degree Celsius will be equal to the mass of the solute in gram divided by the mass of the solvent in grams multiplied by 100. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहती हूँ कि पोटाशियम नाइट्रेट के 32 ग्राम्स की मैक्सिमम कैपेबिलिटी है टू बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, देन you can say that the solubility of potassium nitrate at 20 degrees Celsius is 32 grams. ठीक है, is this clear? तो 32 grams is the solubility of potassium nitrate at 20 degree Celsius. इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है कि हमें गिवन है 5 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट क्या होता है? एट अ गिवन टेम्परेचर दिस विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 100। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है मास ऑफ द सोल्यूट इज 5 ग्राम्स, फिर हमें गिवन है मास ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज 25 ग्राम्स और हमें बतानी है सॉल्युबिलिटी। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो 5 डिवाइडेड बाय 25 mass of the solute divided by mass of the solvent into 100, this will give us 20%. ठीक है, so the solubility of the solute is going to be 20% at 25 degrees Celsius. सो नेक्स्ट अब हमें क्या सीखना है? वो जो 3 टर्म्स आज के इस लेक्चर में हमें सीखनी थी,
सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन सीख ही लिया है कि क्या होता है, फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम और सॉल्यूट नहीं डाल सकते, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। A solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called as a saturated solution. अब ये unsaturated solution क्या हुआ, जो saturated ना हो. So if more amount of solute can be dissolved in the given amount of solution, it is called as an unsaturated solution. For example, जब हमने पहले कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच डाला था तो वो सारा घुल गया था, अनसैचुरेटेड था। 10 चम्मच तक भी डालते गए, 2, 3, 4, 5, जब भी जितने भी चम्मच हम डालते गए और वो घुलता गया तो वो तब तक क्या था, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द मोमेंट उसमें हम और सॉल्यूट नहीं डाल सकते तो वो बन गया है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वेल, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट than the saturated concentration, it is called as a super saturated solution. अब मुझे मालूम है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तो हमने कहा था कि एक टेम्परेचर पे और सोल्यूट डाल ही नहीं सकते, अब ये ज्यादा कहां से आ जाएगा? आएगा, समझ में भी सब कुछ आएगा। डू नॉट वरी, जस्ट बी पेशेंट। मैं आपको हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आपके दिमाग में हर एक कंसेप्ट की पूरी क्लैरिटी हो, ठीक है। तो पहले अब आपने ये अंडरस्टैंड करो इन टर्म्स को सिर्फ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम और सोल्यूट नहीं डाल सकते। अगर हम और सोल्यूट डाल सकते हैं तो हमने उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा, और अगर एक सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वो सैचुरेटेड कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो हम उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसे बनाते कैसे हैं, दैट आई विल बी जस्ट नाउ टेलिंग यू। सो यहाँ पे पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको टर्म्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड है, 34.7 ग्राम्स को हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml ऑफ द सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया एट 298 केल्विन, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन का टाइप आया दैट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब है कि 34.7 ग्राम्स से ज्यादा सोल्यूट हम 298 केल्विन पे 100 ml ऑफ वाटर से में डिसॉल्व इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इससे कम होगा 34.7 ग्राम से 34.7 ग्राम से अगर KCl कम होगा, पोटाशियम क्लोराइड कम होगा इन 100 ml ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, तो हम उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। चाहे वो 34.6 ग्राम हो, चाहे वो 1 ग्राम हो, चाहे वो 10 ग्राम हो, चाहे वो 20 ग्राम हो, कितना भी हो, ठीक है। अगर 34.7 ग्राम से कम है तो हमने उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा। मगर अगर इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट है दैट इज मोर देन 34.7 ग्राम, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यहां तक ये वैल्यू से समझ में आए कि डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, ओके। अब यहाँ पे अगेन वापस चलते हैं कि हमने कहा कि जो सॉल्युबिलिटी है पोटाशियम क्लोराइड की इन वाटर एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर इज 34.7 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml, because 1 ml is equal to 1 centimeter cube. So just remember this, 1 ml equal to 1 centimeter cube, right? So 100 centimeter cube का मतलब 100 ml. Okay, so this means that 100 centimeter cube of water shall not be able to dissolve more than 34.7 gram of KCl at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Agar the amount of dissolved solute is less than this, then the solution will be an unsaturated solution. Or infinite number of unsaturated solutions can be made at a given temperature and pressure. और कितना भी जरा सा अमाउंट को वेरी करके जितनी भी नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को बना सकते हो, ठीक है, ओके। और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन can be converted into an unsaturated solution by heating the saturated solution slowly or by adding more solvent.
ठीक है, तो 34.7 ग्राम 100 ml के अंदर डिसॉल्व होता है। अगर आपको कोई पूछे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उसको हीट कर दो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, उसका टेम्परेचर चेंज कर दो। अगर आपने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वेल उसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना सॉल्यूट की, वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को फॉर एग्जांपल बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, उनके बीच में ज्यादा स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, ज्यादा स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी तो उसके अंदर हम ज्यादा सॉल्ट डाल सकेंगे, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें टेम्परेचर को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है जब भी हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बोलना है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप सॉल्वेंट ही और डाल दो। अगेन अगर सॉल्वेंट ही और डाल दिया हमने तो क्या हो जाएगा, 100 का जैसे कि 120 ml कर दिया तो वो 20 ml वाटर के बीच की जो स्पेसेस हैं वो भी तो बन जाएंगी, उसके अंदर भी आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट इज व्हाई द अमाउंट ऑफ द वाटर जिसके अंदर हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझना है। कि हमने कहा कि 34.7 ग्राम्स 100 ml में जब डिसॉल्व करते हैं एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्यूशन में इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है तब हम उसको बोलेंगे एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई कैसे, है ना? तो अब आप अंडरस्टैंड करो कि हमने अभी कहा था कि हम किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस बढ़ जाएंगी और उसके अंदर हम और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो चलो अब मानते हैं कि हमने जो पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया था वाटर में, उसका जो हमने टेम्परेचर है वो 298 केल्विन से 333 केल्विन कर दिया। ठीक है, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। पहले जो सॉल्युबिलिटी थी एट 298 केल्विन दैट वाज 34.7 ग्राम्स। ठीक है, अब जो उसकी सॉल्युबिलिटी है दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि हम अब पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 46 ग्राम्स। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये फर्क पड़ा, 298 केल्विन पे 34.7 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट था जो हम डाल सकते थे, और अब 333 केल्विन पे मैक्सिमम अमाउंट क्या है जो हमने डाल दिया, दैट इज 46 ग्राम्स। ठीक है, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने पर हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस बढ़ गई, वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस बढ़ गई और हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाल दिया। तो अब 100 ml वाटर में 46 ग्राम सॉल्ट डला हुआ है और उसका टेम्परेचर है 333 केल्विन। अब हमने इसको ठंडा कर दिया, ठंडा करके हम इस टेम्परेचर को 298 केल्विन पे ले आए। ठीक है, अब जब हम इसको टेम्परेचर को 298 केल्विन पे ले आए तो वेल वाटर के पार्टिकल्स जाके बीच में ऑलरेडी सॉल्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। वाटर के पार्टिकल्स के पास अब स्पेसेस नहीं है कि वो आपस में और उतनी पास पास आ जाए क्योंकि उनके बीच में ऑलरेडी सोल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। समझ में आ रहा है आपको कि हमारे पास जो हमने वाटर लिया था, ये मान लो अब वाटर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स थे एट 333 केल्विन। इसके बीच की हमने सारी स्पेसेस को सॉल्यूट के साथ भर दिया, जितनी भी स्पेसेस थी हमने सारी इसके साथ भर दी, और अब हमने टेम्परेचर को कम कर दिया। टेम्परेचर को कम कर दिया, वाटर के पार्टिकल्स अगर ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स ना होते तो पास पास में आ जाते। ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वाटर के पार्टिकल्स जो थे वो पास पास में आ जाते, उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होती और वो पास पास में आ जाते। मगर अब क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि इनके बीच में तो सोल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अब वो पास पास में आए कैसे? वो आ ही नहीं रहे हैं पास पास, उनके लिए जगह ही नहीं है कि वो पास पास में आ सके, इसलिए वो पास पास में नहीं आते।
और टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर तो डाउन हो ही गया, वो तो वापस फिर से 298 केल्विन पे आ ही गया, हमने उसको ठंडा करके 298 केल्विन कर लिया धीरे धीरे। ओके मगर अब 298 केल्विन पे सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, दैट इज 46 ग्राम्स। अब ये 46 ग्राम्स तो 34.7 ग्राम से ज्यादा होता है ना। तो अब 298 केल्विन पे जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता था मैक्सिमम, उससे ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ा के एक सॉल्यूशन की में सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की बढ़ा दी और फिर हमने उसको ठंडा कर दिया, मगर अब हमको ठंडा कर दिया तो पानी के पार्टिकल्स पास पास में नहीं आ पाए, इसलिए उनके बीच में ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, और अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। So we prepared a solution wherein the amount of the solute is more than its solubility, and such a solution is called as a supersaturated solution. But very very important जो चीज आपको याद रखनी है कि ऐसे solutions unstable होते हैं। वाटर के पार्टिकल्स की टेंडेंसी है 298 केल्विन में पास आने की, उनकी टेंडेंसी नहीं है उतनी दूर दूर रहने की, सो इसलिए वो जो सोल्यूशन है वो अनस्टेबल है। और ऐसा हो सकता है कि वो जो सोल्यूशन है वो अनस्टेबल होने की वजह से धक्का मारे ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट को, और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो बाहर निकल आए सोल्यूशन के, एंड दैट सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन द हॉट सोल्यूशन इज कूल्ड डाउन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आई जस्ट रिपीटेड वंस अगेन कि जब हमने उसको ठंडा किया उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट था, मगर वो जो सोल्यूशन है वो अनस्टेबल है, वो वाटर के पार्टिकल्स पास पास में आना चाहते हैं, इसलिए उनकी टेंडेंसी रहेगी कि उस सॉल्ट को बाहर निकाल दें जो एक्स्ट्रा था। अगर वो उसको बाहर निकाल देते हैं तो वो एक्स्ट्रा सॉल्ट कहाँ जाएगा, वो अगेन सॉल्यूशन के अंदर नीचे आपको सेटल्ड दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, दिस विल बी सेटलिंग डाउन ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द हॉट सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी कूल्ड। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिस कंसेप्ट को आपने अभी सीखा सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का, उसकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे बनाने के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सो इट मेक्स इट ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज प्लीज डू रिमेम्बर कि आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है और उसकी बैक एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आपको आंसर आना चाहिए। हम अपने लेक्चर्स में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपको एक थरो अंडरस्टैंडिंग दे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, जो कुछ भी उन्होंने एक लाइन में लिख दिया है हम आपको उसको अच्छे से समझा दें, और जितने भी पीछे क्वेश्चंस गिवन है उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम आपको अपने लेक्चर्स में जरूर दें। चलिए, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इस क्वेश्चन को। So Pragya tested the solubility of 4 different substances at different temperatures and collected the data as given below. The results are given in the following table as gram of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. ठीक है, तो सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम्स है, और सॉल्यूट की जो वैल्यू है एट द सैचुरेटेड पॉइंट, वेल वो आपको इस टेबल में गिवन है। तो 4 सॉल्ट्स जो गिवन है दे आर KNO3 दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड और NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी के हमें वैल्यूज दी हुई हैं एट दीज टेम्परेचर्स 283, 293, 313, 333 एंड 353 केल्विन पे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस क्या गिवन है, क्वेश्चन है पहला, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 grams of water at 313 Kelvin. Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature.
what would be she observe as the solution is going to cool down. So you have to explain that. Then find the solubility of each salt at 293 Kelvin and which salt has the highest solubility at this temperature, and what is the effect of change of temperature on the solubility of a salt. तो ये 4 क्वेश्चंस गिवन है. चलिए हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके उनके सोल्यूशन को लिखें. ठीक है. सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन. ठीक है. तो हमें यहाँ पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अमाउंट दी हुई है सॉल्वेंट की, दैट इज 100 ग्राम्स. अब हमें क्या बताना है? पोटेशियम नाइट्रेट कितना चाहिए होगा टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर. ठीक है. तो आप पहले देखो पोटेशियम नाइट्रेट, फिर आप उसको देखो कौन से टेम्परेचर पे? 313 केल्विन पे. तो 313 केल्विन में हमें पोटेशियम नाइट्रेट के 62 ग्राम्स ऑफ वाटर चाहिए हैं टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 grams of water, right? So the solubility of potassium nitrate at 313 Kelvin is 62 grams. अब 100 ग्राम ऑफ वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट कितना चाहिए है? 62 ग्राम्स. 50 के लिए कितना चाहिए होगा? 50 के लिए चाहिए होगा 62 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, दैट इज गोइंग टू बी 31 ग्राम्स. ठीक है. समझ में आ गया? 100 ग्राम पानी के लिए पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए है 62 ग्राम्स. 50 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? 62 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50. सो दिस इज गोइंग टू बी 31 ग्राम्स, राइट? सो टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 grams of water we need half of the 62 grams of potassium nitrate, that is 31 grams. सीधा सा हिसाब है. 100 में 62 चाहिए, 50 में आधा, तो मतलब 31 grams of potassium nitrate हमें चाहिए. So next question है कि प्रज्ञा makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है? पोटाशियम क्लोराइड 353 केल्विन पे जो solubility है, right, of the saturated solution, that is 54 grams. इसका मतलब है उसने 100 ग्राम वाटर में 54 ग्राम्स पोटेशियम क्लोराइड के डाले एट द टेम्परेचर ऑफ 353 केल्विन और फिर उसको कूल किया. कूल करके टेम्परेचर क्या हो जाएगा? रूम टेम्परेचर, दैट इज 293 केल्विन. ठीक है. 293 केल्विन, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज गोइंग टू बी द रूम टेम्परेचर. अब रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कितनी होती है पोटेशियम क्लोराइड की? दैट इज 35 ग्राम. अब 35 ग्राम की जगह पे पोटेशियम क्लोराइड बहना है कितना सॉल्यूशन में? दैट इज 54 ग्राम. तो ये कैसी सॉल्यूशन बन जाएगी? हाँ, अब ये बन जाएगी एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसी सॉल्यूशन होती है? एक अनस्टेबल सॉल्यूशन होती है. तो अनस्टेबल सॉल्यूशन में से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो precipitate कर जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, right? So when a saturated solution of potassium chloride at 353 Kelvin is left to cool, then the solid potassium chloride or the crystals of potassium chloride will gradually separate out from the solution because the solubility will decrease on cooling. समझ में आया? ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर कि वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगी. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन अनस्टेबल होता है, तो जितना भी वो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो वापस बाहर निकल आएगा फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. क्लियर? समझ में आया? ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन which salt has the highest solubility at this temperature. तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी हुई हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटीज हैं. पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम होगी, सोडियम क्लोराइड की 36 होगी, KCl की 35 होगी और अमोनियम क्लोराइड की 37 होगी. तो अब वो पूछ रहे हैं कि कौन से सॉल्ट की हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है. तो जिसकी ज्यादा वैल्यू है, ऑब्वियसली जितने ग्राम ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है. सो अमोनियम क्लोराइड इज 37 ग्राम soluble in 100 grams. So this means the maximum solubility is going to be of ammonium chloride.
ठीक है. So the solubilities they have been given, and ammonium chloride, this has the highest solubility of 37 grams at the temperature of 293 Kelvin. आप किसी भी टेम्परेचर पे वो solubilities के बारे में बता सकते हो. लास्ट फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट. तो वो आप सब लोग अब जानते हो कि इस डेटा से हमें क्या पता लगता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड द सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि 283 पे पोटेशियम नाइट्रेट के 21 ग्राम सॉल्युबल थे 100 ग्राम में, और 353 पे 167, और 167 से अगर हम कूल डाउन करेंगे तो वो 21 ग्राम सॉल्युबल होते हैं. सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो खत्म हुआ. क्या मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे. ठीक है, हमारे पास 3 बीकर हैं, राइट? 3 बीकर हैं, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी. इन तीनों के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है. चलो मान लेते हैं इन तीनों के अंदर क्या प्रेजेंट है? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रेजेंट है. ठीक है, इस सी वाले में आपको यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के 2-4 क्रिस्टल भी दिखाई दे रहे हैं. ओके, अब आपने क्या करना है, ए बी सी को सबसे पहले लेबल करना है एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तीनों में से ए बी सी को आपने इन तीनों के साथ फिक्सअप करना है. क्या आप कर सकते हैं? वेल, चलो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ. ठीक है, कि हम क्या करेंगे. अब ये जो सी है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि इसके अंदर क्रिस्टल्स जो है वो बाहर निकले हुए हैं. तो ये किसके क्रिस्टल हैं? ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल हैं. इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन है ये क्या है? एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है. इसके अंदर और आप सॉलिड ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये आपने क्या किया, इसको लिख दिया, आपने लेबल कर दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब ए और बी क्या है? ए और बी दोनों में से कोई एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, और दूसरा क्या होगा? एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. कोई भी एक हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है. और उस पे मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया इस पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, मगर अब मैं ये कंफर्म कैसे करूं? क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी आपको ये ऐसे क्रिस्टल्स नहीं दिखाई देंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी आपको क्रिस्टल नहीं दिखाई देंगे. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से आप यस उसको या तो थोड़ी देर रख दोगे, ठीक है, तो उसमें से सॉल्ट जो है वो बाहर निकलेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और जो अनसैचुरेटेड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज वन वे आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड होगा या कौन सा सुपर सैचुरेटेड होगा. मगर मैं चाहती हूँ कि मुझे तो अभी ही पता लग जाए कि कौन सा है. तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँ? मुझे उसके लिए एक आइडिया आया. उसके लिए मेरा आइडिया क्या आया? वेल, मैंने इन दोनों के अंदर, ए बी के अंदर थोड़ा थोड़ा सोडियम क्लोराइड और डाल दिया. इसके अंदर भी डाल दिया और इसके अंदर भी डाल दिया. ठीक है, अब ये वाला तो अनसैचुरेटेड है, तो ये सोडियम क्लोराइड इसमें घुल जाएगा. आपको यहाँ पे ये 3 क्रिस्टल्स जो दिखाई दे रहे थे घुल के खत्म हो गए, वो और नहीं दिखाई देंगे. मगर बी के केस में क्या होगा? वेल, बी के केस में हमने ये जो और सॉल्ट डाला है ना, वो क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट था उसका जो बैलेंस भी बना हुआ था उसको भी हिला देगा. ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक अनस्टेबल सोल्यूशन होता है, उसके अंदर पहले ही एक्स्ट्रा सॉल्ट प्रेजेंट होता है. हमने क्या किया? थोड़ा और सॉल्ट डाला एक्स्ट्रा, और उसने वो जो बैलेंस बना हुआ था, ठीक है, बहुत मुश्किल से वो बैलेंस बना हुआ था पानी और सॉल्ट के बीच में, उसने उसको भी डिस्टर्ब कर दिया. तो हमें ये 3 क्रिस्टल के अलावा और 10 क्रिस्टल मान लो और दिखाई देंगे. अब तो ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू जो आपने उसके अंदर डाला था. सो इस तरीके से आप इन तीनों सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा अनसैचुरेटेड है, कौन सा सैचुरेटेड है, और कौन सा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? गुड.
सो नेक्स्ट अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, हमने पढ़ा है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूशंस में हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, मगर इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कुछ तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो उसको अब हम प्रॉपर वर्ड्स में लिख देते हैं कि अगर आपको एग्जामिनेशन में आए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा तो आप एक अच्छा सा आंसर लिख सकें, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, हाउ द टेम्परेचर इज गोइंग टू इफेक्ट दैट। ठीक है, सो अब हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लिया कि रूम टेम्परेचर पे हमने उसको हीट किया। हमने जब उसको हीट किया इसका मतलब है हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया। जब हमने उसको टेम्परेचर बढ़ाया वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। जब दूर दूर हो गए तो वो सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, वेल वो बन जाएगा एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। Why? This is because the solubility of a substance increases with increase in temperature and hence more solute can be dissolved. ठीक है, तो क्या होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक सब्सटेंस जो सोल्यूशन है वो एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और उसको हम कूल कर देंगे तो क्या होगा, वेल देन सम ऑफ द डिसॉल्व्ड सोल्यूट विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। व्हाई? दिस इज बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन इज गोइंग टू डिक्रीज ऑन कूलिंग। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, सारा का सारा अच्छे से समझ में आ गया। प्लीज अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में डाल के भेजिएगा कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। वहां पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब गैसेस और लिक्विड्स को जब हम हीट करते हैं तब क्या होता है, जब भी हम गैस या लिक्विड को हीट कर रहे हैं इसका मतलब है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाते हैं। ठीक है, मानते हो बात। अब लिक्विड के पार्टिकल भी दूर दूर जाएंगे, गैसेस के पार्टिकल्स भी दूर दूर जाएंगे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, और गैसेस के पार्टिकल ज्यादा दूर दूर जाएंगे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। समझ में आ रही है बात, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर गए। ठीक है, जब सॉलिड था तो सॉलिड को तो स्पेस मिल गई, वो वहां पे जाके फिट इन हो गया। मगर गैस के केस में क्या हो रहा है, गैस के पार्टिकल्स जो पहले पास पास में पड़े थे वो हीट करने में और दूर दूर चले गए। अगर वो और दूर दूर चले गए इसका मतलब है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि वो दूर दूर जा रहे हैं, वो पास नहीं आ रहे हैं, उन स्पेसेस में फिट इन नहीं होना चाह रहे हैं, वो तो और दूर दूर जाना चाह रहे हैं। So the solubility of gases in liquids, this increases on decreasing the temperature or decreases on increasing the temperature. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी गैस की कम होगी और टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे तो वेल गैस के पार्टिकल्स भी पास पास में आएंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स भी पास पास में आएंगे। ठीक है, मगर गैस के पार्टिकल्स अब ज्यादा पास पास में आ सकेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. When water is going to be boiled, the solubility of oxygen in water is going to decrease and the excess of oxygen will escape in the form of bubbles. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरी चीज है, गैसेस के लिए हमारे पास प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं, हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में पढ़ा है कि जब हम गैसेस के ऊपर हाई प्रेशर लगाते हैं तब जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास में आते हैं। ठीक है, so solubility of the gas in liquid is going to increase on increasing the pressure. प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैसेस जो हैं वो पास पास में आएंगे उनके पार्टिकल्स और वो आसानी से स्पेसेस ऑक्यूपाई करेंगे इन बिटवीन द स्पेसेस ऑफ द लिक्विड, right? So the solubility of gas in liquid is going to increase on increasing the temperature and decrease on decreasing the pressure.
For example, during the manufacture of cold drinks, carbon dioxide is dissolved in water under pressure. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर प्रेशर कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल के ऊपर से हम उसका लिड को बंद कर देते हैं, ढक्कन को बंद कर देते हैं। पर जैसे ही हम उस बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक को ओपन करते हैं तो प्रेशर अंदर कम हो जाता है, सोल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की भी कम हो जाती है। सो द एक्सेस डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, कहानी समझ में आ गई आप लोगों को सोल्युबिलिटी की? सो दैट इज गोइंग टू बी नाइस। इसके साथ हम आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली बारी हम आपसे फिर से मिलेंगे और इस टाइम पे हमारा सॉल्यूशंस का टॉपिक जो है वो फिनिश हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सस्पेंशंस। सो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट टाइम। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट कि जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।